कैसे हो आप सभी। आज हम आपकी क्लास 11 की यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एटम की जो स्ट्रक्चर है बेटा डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग एक अपने मॉडल्स दिए थे एटम्स को लेके, जिसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है बेटा थॉमसन मॉडल, जिसमें एटम को किसकी तरह माना था, वाटरमेलन की तरह। ठीक है, जो सेकंड था वो था बेटा रदरफोर्ड मॉडल, जिसने क्या किया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनकी बम्बार्डमेंट करवाई बेटा जो गोल्ड फॉइल पेपर था उस पे, एंड उसके बेस पे उसने कंक्लूजन निकाला था। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि जो एटम होता है उसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट दैट मीन्स जिसमें क्या प्रेजेंट है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और उस न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एंड बेटा जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है उसको हम नेम देते हैं, या हम ये कहें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है बेटा, सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व होता रहता है। तो उसकी स्टेबिलिटी को, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो वहां पर क्या आ गई थी, लिमिटेशन। तो बेटा जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस आया है उसके अंदर आपका जो रदरफोर्ड मॉडल है, थॉमसन मॉडल है, ये नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई ये भी नहीं आएगा। कहाँ से स्टार्ट है बेटा, बोहर मॉडल से। तो आपको क्या करना है, बोहर मॉडल पढ़ना है। इसके अंदर क्या क्या आपको पोस्टुलेट्स मिलेंगे, नील्स बोहर साइंटिस्ट ने आपको क्या क्या बताया हुआ है एटम्स के बारे में वो मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो पोस्टुलेट्स है बोहर मॉडल के वो क्या क्या है बेटा, इन्होंने क्या क्या बताया था एटम की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो एटम होता है उसके बेटा सेंटर में एक हैवी पार्टिकल होता है, और ये जो हैवी पार्टिकल होता है इसका नेम क्या होता है, न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस होता है बेटा ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेटा जो ये प्रोटॉन होता है इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो ये किसने बताया था बेटा, बोहर ने फर्स्ट की सेंटर एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे एक्सप्लेन किया कि एटम के सेंटर में एक हैवी पार्टिकल होता है जिसमें क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एंड सेकेंड ये बताया कि न्यूक्लियस जो है, यहाँ पर न्यूक्लियस है सेंटर में, ठीक है, उसके सराउंडिंग में क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। तो ये है बेटा सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता रहता है। ठीक है, किसकी सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता रहता है, और उस इलेक्ट्रॉन की बेटा जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ये चीज ध्यान रखना, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहेगी। इसीलिए जो ये सर्कुलर पाथ है बेटा इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का मतलब फिक्स एनर्जी, दैट मीन्स इस स्टेट की एनर्जी क्या है, फिक्स है। दैट मीन्स इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसको बेटा सर्कुलर पाथ को नेम दे दिया स्टेशनरी स्टेट। और क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट्स। और क्या नाम दिया बेटा, एनर्जी लेवल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सर्कुलर जो पाथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर के सराउंडेड होते हैं। नेक्स्ट बेटा थर्ड पॉइंट क्या बताया था, थर्ड पॉइंट ये कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ प्रेजेंट है, स्टेशनरी स्टेट के अंदर, जिसकी एनर्जी कुछ ना कुछ होती है जो कि फिक्स है। ठीक है, और बेटा यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी स्टेशनरी स्टेट की न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। एंड जो इलेक्ट्रॉन बेटा
रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो बेटा बोहर साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला बताया था, रेडियस कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला दिया था एंड उसकी एनर्जी भी बताई थी। तो दैट मीन्स एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, En, E दैट मीन्स एनर्जी, एन स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल, किसी भी एनर्जी लेवल की हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। बेटा यहाँ पर जो पाई है इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14। m क्या होता है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -34 kg, ये मास इलेक्ट्रॉन का होता है। नेक्स्ट बेटा E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, अब बच्चे कहेंगे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन बेटा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो चीज देखनी है आपको। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। एंड बेटा यहाँ पर जो n है वो क्या है, एनर्जी लेवल, एंड बेटा जो आपका h है वो क्या है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा था कि जो एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स उन्होंने ये कहा था कि जो E है, एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, ठीक है। और जब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आता है, जिन्होंने अपने नेम के बेस पे बेटा क्या दे दिया, प्लांक कांस्टेंट। तो वही प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक साइंटिस्ट ने इसको बताया था, जिसकी वैल्यू भी बेटा फिक्स होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जब बेटा ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी किसी भी स्टेशनरी स्टेट की, वो क्या आएगी, माइनस के अंदर आएगी। बेटा ये n स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, ये n स्क्वायर है, एनर्जी लेवल, ठीक है। 1 2 3 n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3। जैसे ये हमारी फर्स्ट सेल है तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 1। अगर ऐसी सेकंड सेल आती तो n की वैल्यू क्या हो जाती, 2। तो ये वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो किसी भी स्टेशनरी स्टेट की हमें एनर्जी निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं इजीली कि उस स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी क्या है, फिक्स। तो हम ये कह सकते हैं स्टेशनरी स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसकी भी एनर्जी यही होगी, ठीक है। तो बेटा अगर एटम्स के लिए निकालनी हो, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकालनी है, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के पास बेटा कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो बोहर मॉडल है वो कैसे टाइप के एटम्स की एनर्जी को, रेडियाई को, वेलोसिटी को एक्सप्लेन करता है। तो बहुत सिंपल है बेटा, हाइड्रोजन लाइक, दैट मीन्स इनके पास क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हीलियम है, लिथियम है, आप ये बताओ इसकी कैलकुलेट हो सकती है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये एप्लीकेबल किसके लिए होता है, ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, दैट मीन्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, ओनली 1। तो अगर मैं आपसे ये कहूं हीलियम पॉजिटिव एंड लिथियम 2 पॉजिटिव, इनके लिए क्या एप्लीकेबल है, यस एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि बेटा हीलियम पॉजिटिव का मतलब हीलियम के पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज कर दिया, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हीलियम पॉजिटिव का, दैट मीन्स यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, बेटा 2 ही इसने क्या किए हैं, लूज, बचा कितना, 1। दैट मीन्स हम इनकी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, एनर्जी। तो आपको ये ध्यान रखना है जो आयोनिक स्पीसीज होती हैं उनकी हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोहर मॉडल, ठीक है। तो बोहर ने जो एनर्जी का फॉर्मूला दिया वो एप्लीकेबल हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर अब ये बहुत सारे एटम्स होंगे तो इनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बट बेटा n की वैल्यू अगर हम देखें तो सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके अंदर है, वो क्या रहेगा, 1। तो सबकी एनर्जी क्या सेम होती है, नहीं, अलग अलग। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
निकालते हैं वो बेटा उसके लिए फॉर्मूला यही रहेगा सेम, बट एक चीज मेंशन हो जाएगी क्या, -1312 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आपका है एज इट इज। अब यहाँ पर क्या मेंशन होगा, जेड स्क्वायर ऊपर, ये जेड स्क्वायर बेटा होता, जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है, लिथियम का कितना होता है 3, तो आपको 3 लिखना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो बेटा ये है किसकी एनर्जी है, किसी भी स्टेशनरी स्टेट की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, रेडियस। उससे पहले बेटा मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, क्या कि ये जो माइनस साइन है ये क्यों आया, प्लस में एनर्जी क्यों नहीं आती। तो बेटा बहुत सिंपल है, जो भी आयोनिक स्पीसीज होती है, आयोनिक स्पीसीज में कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर जब करता है तो होता क्या है बेटा, अभी मैं हीलियम 2 पॉजिटिव की बात करूं तो देखो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है, एक फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो ये सेल न्यूक्लियस के क्या है, बिल्कुल पास है। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कौन सा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव, न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव, और 2 अपोजिट चार्ज स्पीसीज एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो अट्रैक्शन होता है। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा तो ये न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्शन होगा तो ये देखो बेटा बाहर से आ रहा है, बाहर एनर्जी क्या है, ज्यादा, और जब ये इधर आएगा तो इसकी एनर्जी फिक्स है, ठीक है, तो उसका एनर्जी लेवल मैच होना चाहिए। तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को इमिट कर देता है, और जब वो इमिट करता है तो इसकी एनर्जी क्या हो गई बेटा, लूज हो गई, कम हो गई, इसीलिए साइन क्या आता है, नेगेटिव के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें क्वेश्चन भी आता है कि जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव में क्यों आती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें क्या करना है, हमें देखना है रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली, अब रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा इसकी सेकंड थिंग हम देख रहे हैं, क्या, फर्स्ट थिंग हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली थी, सेकंड थिंग हम देख रहे हैं रेडियस। बेटा जो किसी भी स्टेशनरी स्टेट की रेडियस जो होती है उसको हम Rn से डिनोट करते हैं, एंड दैट मींस स्टेशनरी स्टेट या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है, R मतलब रेडियस। तो ये कैलकुलेट करते हैं R नॉट इंटू एन स्क्वायर। R नोट क्या है बेटा, यहाँ पर R नोट क्या है, R नोट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। ये ध्यान रखना, फर्स्ट जो स्टेशनरी स्टेट की जो रेडियस है, मतलब न्यूक्लियस और फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बेटा ये थी फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, इसके बीच की जो डिस्टेंस है आर नोट है। इसकी क्या थी, बोहर ने कैलकुलेट कर ली थी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू, बेटा ये पहले से इसने कैलकुलेट कर ली थी, और वो वैल्यू कितनी होती है 52.9 पिकोमीटर के अंदर, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास अगर एनर्जी लेवल बढ़ते जाते हैं, N1 आता है तो यहाँ 1 पुट कर दोगे, अगर ऐसे एक और एनर्जी लेवल आ गया जहाँ पर N इज इक्वल टू क्या हो गया 2, तो यहाँ 2 पुट कर दोगे, बट R नॉट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम क्या निकाल लेंगे, स्टेशनरी स्टेट की रेडियस, ठीक है। फर्स्ट की कितनी निकलेगी, सेम निकलेगी 52.9। अगर सेकेंड एनर्जी स्टेट की रेडियस निकालनी है, दैट मीन्स हमें ये वाली निकालनी है, तो कितनी निकलेगी, तब क्या कर दोगे बेटा, यहाँ 2, n की वैल्यू 2 रखी, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपकी रेडियस आ गई किसकी, सेकेंड एनर्जी लेवल की, ठीक है। ऐसे ही हम एनर्जी निकाल सकते हैं, ये रेडियस निकाल सकते हैं। तो बेटा इसमें अगर किसी एटम के लिए पूछा जाए, पर्टिकुलर एटम दे दिया, अब इसमें तो सिर्फ अगर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ एनर्जी लेवल दे देते, उससे निकालो तो आप निकाल सकते हो, बट बेटा पर्टिकुलर एटम दे दिया और उसका निकालना हो तो मतलब आयोनिक फॉर्म में भी हो सकता है, हाइड्रोजन एटम लाइक बोल रहे हैं हम, तो हाइड्रोजन एटम हो गया, बाकी स्पीसीज किस फॉर्म में होंगी, आयोनिक फॉर्म में। तो हम उसके लिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सेम चीज है, सेम थिंग है, एटॉमिक नंबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम के लिए हम निकाल सकते हैं रेडियस, ठीक है। थर्ड हमें क्या निकालना है बेटा, थर्ड पॉइंट वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड से है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ रिवॉल्व हो रहा है और
रिवॉल्व होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन कोई भी है जब रिवॉल्व होगा तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी। वो स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, वो निकालते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ एनी एनर्जी सेल इज इक्वल टू क्या होती है वी नॉट। जैसे बेटा यहाँ पर हमने क्या लिखा था आर नॉट, वैसे ही फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसकी भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की हुई है और वो वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये देखो बेटा ये वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की हुई है बोहर ने। ध्यान रखना बेटा आर नॉट रेडियस है और वी नॉट वेलोसिटी है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की रेडियस है और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की क्या है वेलोसिटी है। ठीक है, चीज ध्यान रखना, इसकी वैल्यू भी फिक्स है 2.188 जिसको हम अप्रॉक्सी लिख सकते हैं 2.19 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर, यहाँ है सेंटीमीटर में, अगर बेटा इसको मीटर में करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड इनवर्स, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ये बेटा एन क्या है एनर्जी लेवल, अगर हम 1 करते हैं यहाँ पर तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या आ जाएगी वेलोसिटी ये वाली। ठीक है, अगर हमें किसी एटम के लिए निकालना हो फॉर द एटम तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, सेम थिंग्स, हमें क्या करना है एटॉमिक नंबर लेना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये आ गया वेलोसिटी निकालने के लिए, एक फॉर्मूला ये आ गया रेडियस निकालने के लिए और एक फॉर्मूला एनर्जी का था जो कि क्या था बेटा E n इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर और ऊपर z स्क्वायर भी ध्यान रखना है। ये बेटा थी किलो जूल मोल इनवर्स के अंदर। एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, तो आपके ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थी पोस्टुलेट्स में मेन पॉइंट्स 2 कौन कौन से कर लिया हमने। फर्स्ट तो सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस जो कि क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज। सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है जिसकी एनर्जी क्या है फिक्स है। तो बेटा उसकी एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे रेडियल कैलकुलेट करनी हो तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो फिर ऐसे करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बोहर मॉडल का बेटा की पॉइंट है, ये चीज ध्यान रखना, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं ना बेटा वो बन सकते हैं। तो जो की पॉइंट है वो थर्ड है, ये की पॉइंट है बेटा इसका बोहर मॉडल का, ये ध्यान रखना। थर्ड है क्या, हमने अभी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है बेटा रिवॉल्व हो रहा है, जिसकी एनर्जी क्या है फिक्स है, मतलब एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ना तो एनर्जी को गेन कर रहा है ना ही लूज कर रहा है, इमिट कर रहा है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी क्या है क्वांटाइज। तो हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वांटाइज्ड का मतलब एनर्जी नाइदर बी गेन नॉर लूज। ठीक है, ना ही गेन हो रही है ना लूज हो रही है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक स्टेशनरी स्टेट के अंदर। जब वो अपनी एक स्टेट के अंदर है मतलब एक एनर्जी लेवल में है जिसमें वो रिवॉल्व हो रहा है, तो ना ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ना ही एनर्जी को गेन करेगा और ना ही लूज करेगा। ठीक है, दैट मीन्स वो फॉर्म क्या होती है क्वांटाइज्ड फॉर्म होती है, ये चीज ध्यान रखना। फोर्थ हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है फोर्थ, ये है बेटा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम आपने फिजिक्स में पढ़ा है, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, एंगुलर जो मोमेंटम होता है वो भी क्या होता है बेटा किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, वो कैसे एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2π। This one is angular momentum. mvr is angular momentum. m is the mass of electron, v is the velocity of electron and r is the radius of electron. हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी स्पिन मतलब अपनी एक्सिस पे भी क्या होता है रोटेट होता रहता है एंड अपने सर्कुलर पाथ में भी क्या होता रहता है रोटेट होता रहता है। तो वो इसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2π। बेटा n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो क्या आ जाएगा h/2π।
अगर n की वैल्यू 2 रखते हो तो क्या आ जाएगा, h अपॉन पाई ओनली, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर 3 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 3h अपॉन 2 पाई, दैट मीन्स h अपॉन पाई तो आ ही रहा है इसमें, सेम थिंग्स। इसीलिए इस एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा आप देखो, एंगुलर मोमेंटम भी हमें पता चल गया और एनर्जी भी पता चल गई कि क्वांटाइज्ड है। बट बेटा एनर्जी जो होती है क्वांटाइज्ड कब रहेगी, जब वो इलेक्ट्रॉन अपने ही सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। सपोज करो कि ये अपने सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व तो हो रहा है, बट ये कहाँ जा सकता है, इस वाली सेल के अंदर जा सकता है ना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है आप सभी को। वो क्या है कि इसमें क्या होता है, फोर्थ पॉइंट हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अभी इस स्टेट के अंदर है, फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर है। अगर उसको सेकेंड एनर्जी लेवल के अंदर जाना हो तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, सबसे फर्स्ट मैंने आपको एनर्जी कैलकुलेशन बताया था कि हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होते हैं उसका नाम भी होता है K, L, M, N सो ऑन। तो बेटा जैसे जैसे न्यूक्लियस से किसी भी एनर्जी लेवल की या ऑर्बिट्स की डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो उसकी एनर्जी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो अगर आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे एनर्जी का या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो K होती है उसकी एनर्जी लेवल उसका एनर्जी सबसे क्या होती है, कम होती है। उससे ज्यादा किसकी रहेगी, L की, देन M की, फिर किसकी रहेगी, N की। तो ये आपका क्या आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी एनर्जी भी किसी भी सेल की, सेल भी बोल सकते हैं हम ऑर्बिट्स को, तो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होती हुई चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये जंप करना चाहता है, यहाँ पर जाना चाहता है, तो बेटा इसकी एनर्जी तो क्या है, कम, देखो, और इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल होने के लिए एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कहां से कहां जाए, अपने फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल में जाए। तो बेटा बहुत सिंपल सा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और जिसमें वो जाना चाह रहा है वो उसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट। एक होती है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। तो बहुत सिंपल सा बेटा मैं एक एग्जांपल दूं क्या, कि आप अपने घर में हो, ठीक है, और आप जाते हो बेटा स्कूल पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए स्कूल जाते हो, ठीक है। तो बेटा जहां पर आप रह रहे हो ज्यादा टाइम स्पेंड किसमें कर रहे हो, आप अपने घर में। घर में क्या हो, आप स्टेबल हो, ठीक है। दैट मीन्स ये आपकी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट। स्कूल में आप स्टडी करने के लिए जाते हो, कुछ गेन करने के लिए जाते हो, तो वहां पर क्या हो गई, ये आपका एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब देखो जब आप घर से स्कूल जाते हो बेटा तो आप में फुल एनर्जी होती है ना, और जब आप स्कूल से घर आते हो तो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, क्योंकि स्कूल में आप थक चुके होते हो 6 घंटे पढ़ के, तो इस वजह से आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है ना। तो जैसे ही डाउन होगी देन उसके बाद आप कहाँ आ जाते हो, फिर से अपने घर के अंदर आ जाते हो। तो हमारा जो घर है वो क्या, हमारी ग्राउंड स्टेट। तो हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि बेटा स्टडी करने के लिए हमारे अंदर एनर्जी होनी बहुत जरूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को गेन कर रहे हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड में जा रहा है तो एनर्जी को गेन कर रहा है। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो देखो यहाँ एनर्जी ज्यादा है, यहाँ एनर्जी क्या है बेटा, कम। तो इस एनर्जी लेवल को मैच करने के लिए इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इमिट करनी पड़ेगी, ल्यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ बेटा उसने क्या कर दिया है, इमिट कर दिया है या फिर ल्यूज कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब स्कूल में आप पढ़ाई कर लेते हो तो आपकी एनर्जी सारी क्या हो जाती है, खत्म होने लगती है। दैट मीन्स फिर आप कहाँ आ जाते हो, अपने घर आ जाते हो। तो हम ये कहते हैं कि इसने क्या कर दिया, अपनी एनर्जी को लूज कर दिया और फिर अपने कहाँ आ गया है,
घर के अंदर, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो एक मीनिंग समझ में आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन बेटा अपने ही सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड, फिक्स होती है, ठीक है ना, एनर्जी गेन करेगा ना लूज। बट बेटा अगर वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसको क्या करनी पड़ती है, एनर्जी गेन करनी पड़ती है। और अगर वो एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है तो यहाँ पर एनर्जी को क्या करना पड़ता है, इमिट करना पड़ता है। तो हम ये कह रहे हैं E1 है यहाँ पर, ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी क्या है, E1 किसी इलेक्ट्रॉन की, एंड एक्साइटेड जो स्टेट है इसके अंदर बेटा क्या है, E2 है। तो अगर हम इसमें डिफरेंस करना चाहे तो यहाँ पर बेटा ये जो डिफरेंस होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा E से, जो कि क्या होगा, E2 माइनस E1, दैट मीन्स हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा कि हम किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर हम कहें 1 इलेक्ट्रॉन जो कि स्टेट अलग अलग है, 2 स्टेट के बीच में वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो हम उनमें एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड या एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है तो बेटा एनर्जी को या तो गेन करेगा या लूज करेगा। और बेटा जो एनर्जी लूज होती है, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ, पहले यहाँ गया भाग के वो, ठीक है, गेन करके, एनर्जी को गेन करके, और जब वो वापस आएगा तो फिर क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट कर देगा। तो जब वो लूज करता है ना तो एज ए लाइट या फिर एज ए फोटोन फॉर्म के अंदर रिलीज करता है, और वो बेटा हम फोटोग्राफिक प्लेट पर देख सकते हैं आराम से। तो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी कि क्या बोहर ने और एक्सप्लेन किया था। तो बेटा ये इसके मेन पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें बेटा एडवांटेजेस या इसके जो प्लस पॉइंट थे बोहर मॉडल के वो क्या थे, सबसे फर्स्ट कि इसने क्या बता दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया था। कैसे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व होता रहता है, बट उसकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है, उसकी चेंज नहीं होती है जब वो अपने ही पाथ में रिवॉल्व होता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेबल होता है एटम। सेकंड क्या बताया था बेटा, सेकंड उसने बताया था स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसको अच्छे से आपको देखना भी है और समझना भी है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन होता क्या है, देखो बेटा, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को कैसे एक्सप्लेन किया था, क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब समझते हो आप, ये है डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब इसके अंदर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स एयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिए बेटा, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और हमने क्या दे दी, इसको वोल्टेज दे दी, करंट पास किया। जैसे ही करेंगे तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, लाइट को इमिट। लाइट को इमिट का मतलब क्या है, उनको एनर्जी मिली, जैसे हमने करंट दिया उनको क्या मिली, एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो था हाइड्रोजन का वो अपनी ग्राउंड से किस में चला गया, एक्साइटेड में। देन जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है तो वो क्या करता है, एज अ रेडिएशन या फिर एज अ फोटोन, एज अ लाइट इमिट करता है, रिलीज करता है। तो जो वो लाइट इमिट करेगा या रिलीज करेगा बेटा, हम क्या कर देते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट सेट कर देते हैं उसके सामने जस्ट। तो जब भी वो रेडिएशन इमिट करेगा वो फोटोग्राफिक प्लेट पर आ जाती है, और जैसे ही प्लेट पर आएगी तो हमें कुछ स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम कैसे मिलते हैं हमारे पास, ऐसे ग्रुप्स में मिलेंगे बेटा, ठीक है। 5 आपको लाइंस मिलेंगी जो कि ग्रुप्स के अंदर होगी हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसका बेटा अलग अलग हम नेम देते हैं, LBP, ये शॉर्ट फॉर्म है याद रखने की। L का मतलब होता है लाइमन, B का मतलब होता है बाल्मर, P का मतलब होता है पास्चर, B का मतलब ब्रैकेट, एंड P का मतलब यहाँ फंड, P साइलेंट होता है, FUND फंड, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या था, डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे, गैसेस पार्टिकल थे। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर देगा एनर्जी को गेन करके, कहां पर, एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पहुंच गया। बेटा इसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो एक्साइटेड से फिर से ग्राउंड में आने की कोशिश करेगा। तो मैंने आपको कहा था कि जो आपका घर है, ज्यादा टाइम आप किस में बिता रहे हो, अपने घर में स्पेंड कर रहे हो, स्कूल में बहुत कम। इसका मतलब स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा है, स्कूल में या घर में,
घर में, तो बेटा इसका घर क्या है, ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा हो गई, यहाँ क्या है, कम, इसीलिए बेटा इसकी स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा रहती है, यहाँ, इसीलिए वो वापस कहाँ जाएगा, यहाँ। तो जो एनर्जी इसने गेन की उसको वो क्या कर देगा, इमिट कर देगा, उसको इमिट करेगा एज अ रेडिएशन या हम कहें फोटोन या फिर लाइट, इमिट कर देता है, ठीक है। और जो इमिट की वो फोटोग्राफिक प्लेट पर आ जाती है और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें कुछ लाइंस मिलती है ग्रुप के अंदर, जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन है इसीलिए हम क्या देंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये बेटा हम कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी आती है, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी आता है। तो बेटा कल मैं न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगी इसके साथ साथ, और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छे से कि ये सीरीज होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सब, ठीक है बेटा। कल मिलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ। ओके बाय बेटा।